हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स मुर्दा बाप, जो कि 5 लाख का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी मुझे और काम चाहिए, और रुपए चाहिए। मेरी बच्ची तुझे इलाज के अभाव में मरने नहीं देगा तेरा ये मुर्दा बाप। गंभीर रूप से घायल पड़ी मारिया के ऑपरेशन के लिए रुपए का इंतजाम करने निकला एंथनी आज मेहनत का कोई भी काम करने के लिए तैयार था। काम की ही तलाश में निकला एंथनी उस वक्त बेइंतहा चौंक पड़ा था जब ओ ये क्या, यहाँ जबरदस्त भीड़ लगी है। क्यों? जरूर कोई बात है। ए भाई जरा सुनना। जीवन धारा नामक अनाथालय की वो इमारत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस कथानक का संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए प्रथम भाग 5 लाख अवश्य बढ़े, जो कि चैनल पर वॉइस मोड पर अपलोड है। मगर आज लड़खड़ा गई है, इसके टॉप फ्लोर की छत गिर गई है। किसी भी वक्त पूरी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो इस बिल्डिंग का मलबा आसपास के 2-3 बिल्डिंगों को भी लेकर डूबेगा। करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। वो देखो, सैकड़ों अनाथ बच्चे जिन्हें ये इमारत आश्रय देती थी, फुटपाथ पर आ गए हैं। आसपास की इमारतों के भी क्षतिग्रस्त हो जाने से इन सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। सो अलग, क्योंकि ये इमारतें औद्योगिक परिसर की हैं। हर आदमी अपने खुदा, अपने भगवान, अपने वाहिगुरु और अपने इष्ट को याद कर रहा है। लो, पुलिस भी आ गई, वू वू, फायर ब्रिगेड भी आ गई, टन 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 टन। लेकिन शायद, और इंजीनियरों की टीम भी आ गई। लेकिन शायद कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिल्डिंग भूकंप की तरह कपकपा रही है। ओह नो, अब ये बिल्डिंग नहीं बचेगी। सब पीछे हट जाओ। अचानक सरका लोहे का वह विशाल एवं भारी भरकम गार्ड जब जमीन पर गिरेगा तो उसके शक्तिशाली धमाके से यह पूरी इमारत फौरन बैठ सकती है। मुझे फौरन टेलीपोर्ट होकर उस तक पहुंचना होगा। एंथनी की शक्तिशाली बाजू ने थाम लिया मौत के उस पार काले को। गार्डर कहाँ गायब हो गया? किसी की समझ में ना आया। अरे कहाँ गया? हवा में गायब हो गया? पर कहाँ गायब हो गया? क्योंकि उस वक्त गार्डर से बचने के लिए सब पीछे को भाग रहे थे, इसलिए कोई भी एंथनी के उस विलक्षण कारनामे को नहीं देख पाया था। ऐसा करिश्मा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मैंने देखा है सुपरमैन की फिल्म में। हमें फिलहाल बिल्डिंग के विषय में सोचना होगा। मेरे विचार से तो इसे बारूद लगाकर उड़ा देना चाहिए, ताकि दूसरी बिल्डिंगों को नुकसान कम हो। आजकल ऐसी तकनीक आ चुकी है कि बिल्डिंग को ब्लास्ट द्वारा एक ही स्थान पर मलबे का ढेर बनाया जा सकता है। लेकिन यह तकनीक अभी भारत में नहीं पहुंची है। विस्फोट विशेषज्ञ को विदेश से बुलाने का समय नहीं है, और फिर इसमें पैसा भी बहुत खर्च होगा। तो क्या बिल्डिंग के गिरने का इंतजार करें? मेरे ख्याल में क्रेन मंगाकर ध्वस्त फ्लोर का मलबा ऊपर से ही हटा देना चाहिए। नामुमकिन। इतनी देर तक मुझे ये बिल्डिंग खड़ी रहती नजर नहीं आ रही है। मैं इस बिल्डिंग को बिना किसी दूसरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए ध्वस्त कर सकता हूँ। क्या पागल हुए हो? कैसे करोगे? इंजीनियरिंग की डिग्री है तुम्हारे पास? मेरी डिग्री, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव। जल्दी बोलो, क्योंकि एक एक पल कीमती है। अपना प्लान समझाओ। मैंने कहा ना, एक एक पल कीमती है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। सिर्फ हाँ या ना बोलो। और हाँ, मैं इसे मुफ्त में नहीं गिराऊंगा। इस काम की कीमत लूंगा पूरे 2,42,000 रुपए। तो 2,42,000? रकम का ये कैसा आंकड़ा है? आंकड़ों में समय खराब मत करो इंस्पेक्टर साहब। बिल्डिंग गिर गई तो करोड़ों का नुकसान होगा। बोलो, 2,42,000 में सौदा मंजूर है? मंजूर है मुझे। मंजूर है। मेरा नाम सेठ ओछामल है। मैं तुम्हें दूंगा 2,42,000, क्योंकि बगल वाली एक इमारत मेरी है। करोड़ों के नुकसान के आगे ये रकम कुछ भी नहीं। ओके, रकम का इंतजाम करो और सब दूर दूर हट जाओ। किसी भी नुकसान के जिम्मेदार तुम होगे। उस हालत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी ठंडी आग में किसी भी वस्तु को बुरी तरह से जकड़ने की ताकत है। आज मेरी ठंडी आग लपटों में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में इस बिल्डिंग को अपने शिकंजे में जकड़ लेंगी। इस ऊर्जा पर मेरा पूरा कंट्रोल ठीक वैसे ही है जैसे किसी मस्तिष्क का अपने पूरे शरीर पर होता है। मैं ठंडी आग की इस ऊर्जा से बिल्डिंग को इस कदर जकड़ दूंगा कि एक ईंट भी इधर से उधर नहीं उछलेगी। दूसरे ही पर, अरे, बिल्डिंग उबाल खाए दूध की तरह अपनी ही चार दीवारी के अंदर बैठती चली गई। क्या किया इस जादूगर ने? कुछ भी तो नहीं किया। ना गोला, ना बारूद, ना कोई बुलडोजर। मिनट भी नहीं नहीं लगाया इसने। नाम क्या है तुम्हारा? एंथनी। एंथनी गुंजावेस। सेठ, आपका काम हो गया, अब मेरा भी हो जाना चाहिए। है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे निरंजन, चेकबुक दे। ये लो, पूरे 2,42,000 का चेक। आसपास की बिल्डिंगों से खतरा टल जाने की खुशी मनाई गई। लो, मिठाई खा लो। उस दिन खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी जिस दिन मेरी मारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन कहीं पर मातम छा गया था। हमारा आश्रम छिन गया। अब हमें फुटपाथ पर रहना होगा। अनाथ तो पहले थे, अब लावारिस भी हो गए।
कोई लावारिस नहीं होगा बच्चों। तुम्हें इसी छत पर नई छत मिलेगी। ये लो चेक। पर ये तो तुम्हें चाहिए था। हाँ, अपनी बच्ची को बचाने के लिए, जो अपनी माँ का इकलौता सहारा है। लेकिन एक जान को बचाने के लिए मैं सैकड़ों बच्चों को बेसहारा होते नहीं देख सकता। तुम भी तो मेरे बच्चों जैसे हो। खाली हाथ ही आगे बढ़ गया एंथनी। 2,42,000 रुपया अभी भी मुझे चाहिए। और और नहीं नहीं, ये क्या। उफ। चिड़ियों की चहचहाट। ये तो चिड़ियों का झुंड है, ची ची ची, जो हर बार नई सुबह का संदेश लेकर आता है। इनके आगमन का मतलब होता है मेरा रोशनी की दुनिया से वापस कब्र के अंधेरों में प्रस्थान। लेकिन शायद आज ये जल्दी आ गई है। अभी मुझे और अंधेरे की जरूरत है, क्योंकि इसी अंधेरे में मारिया के लिए जिंदगी ढूंढ सकता हूँ। अंधेरा छंट गया, भोर हो गई तो मेरा प्रयास रुक जाएगा। उसमें 12 घंटों का ब्रेक आ जाएगा। रोक लो, हे जीसस क्राइस्ट। रोक लो इस सवेरे को। थोड़ी देर और रोक लो। 2,42,000 रुपये कमाने तक इस अंधेरे को और रोक लो। एक मुर्दा बाप की पुकार सुनो गॉड। मगर एंथनी की पुकार पर कुदरत अपना नियम कैसे बदल देती। पूरब से उदय हुए सूरज के आकाश से मिलन को कैसे रोक देती नियति। वापस कब्र में जाना ही पड़ा एंथनी को। तेरा ये बाप, तेरा ये मुर्दा बाप विवश है मेरी बच्ची। कुदरत के बनाए नियमों से नहीं टकरा सकता, पर मैं लौटूंगा। सूर्यास्त के साथ ही बाहर निकलूंगा। सुबह हो चुकी थी, मगर दो आंखों में अभी भी अंधेरा छाया था। फॉरसेप प्लीज। डॉक्टर उन आंखों का अंधेरा दूर करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। पिक पिक। ऑपरेशन थिएटर के अंदर और बाहर पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि सबके जहन में एक ही प्रश्न था, मारिया की जिंदगी का। निगाहें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर थी, जो खुलने के साथ ही उनके मातम में डूबे चेहरों को खुशी से माल भी बना सकता था, और आंसुओं के समुद्र भी। उसे जिंदगी बख्शना भगवान। अपनी लिफ्ट फ्रेंड की जिंदगी की सलामती के लिए मिनी प्रार्थना कर रही थी। उसे अच्छा कर दो भगवान, प्लीज। मगर उसे अच्छा करने में अभी भी जरूरत थी 2.5 लाख रुपयों की। मिस्टर इतिहास, ऑपरेशन कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन कल सुबह तक बाकी के रुपए का इंतजाम करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बॉम्बे या दिल्ली से किसी न्यूरोलॉजिस्ट को भी बुलाना पड़े। सबसे बड़ा सवाल था, कहाँ से आएंगे रुपए। फ्लैट भी तो अपना नहीं है, वरना उसे ही बेच डालता। वेनू, लगता है आज मैं हार जाऊंगा। जूली को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, खुद अपने आप को भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं इतिहास, ऐसा मत गाओ। अचानक जबड़े कस गए इतिहास के। वेनू, पैसों का इंतजाम एक चीज को बेचकर हो सकता है। हाँ वेनू, और वो चीज है मेरा जमीर। मैं चाहूं तो सिर्फ एक ही रात में मुझे लाखों रुपए रिश्वत में मिल सकते हैं। इतिहास। दांत भींचकर हौले से चीख पड़ी थी वेनू। जमीर बेचकर इंसान पैसा नहीं, पाप पैदा करता है, क्योंकि उसमें खुद गर्जी के बीज शामिल होते हैं। जमीर बेचकर इंसान इधर एक जिंदगी को सांस देता है, तो उधर दूसरी जिंदगी से सांसें छीन लेता है। अरे जमीर बेचने वाला इंसान तो खुद ही मर जाता है, वो किसी को भला जिंदगी क्या देगा। तुम्हारे लिए ऐसा सोचना भी पाप है इतिहास। मुझे भी सभी हालात मालूम है, मैं भी रुपए का इंतजाम करने की पूरी ताकत लगा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे माफ कर देना वेनू, मैं भटक गया था। इंसान की जिंदगी में जब ऐसे पल आते हैं तो वो अक्सर भटक जाता है, लेकिन दरअसल यही पल उसके चरित्र, उसके संयम और उसके कर्तव्य की परीक्षा के फल होते हैं, जिसमें उसे खरा उतरना होता है। व्याकुल होकर देख रहा था प्रिंस भी उस दृश्य को, किसी की प्रतीक्षा भी थी उसे। और जिसकी प्रतीक्षा थी, उसकी प्रतीक्षा सूर्यास्त के साथ ही फिलहाल समाप्त हो गई थी। जिंदा होता तो तेरी ऐसी हालत पर एक पल के लिए भी आंखें बंद ना कर पाता मारिया। पर मुर्दा बाप करे तो क्या करे। उजाले के इन 12 घंटों पर उसका बस नहीं चलता। उसे 12 घंटे तक अपनी आंखें बंद करनी ही पड़ी। ये जिंदगी रिश्ते चलाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूर और निर्दोष लोगों की रक्षा करने और अपराध मिटाने के लिए मिली है। ओह, पर वहां क्या हो रहा है। वहां इंसानियत के मुर्दा हो जाने का तमाशा हो रहा था। ठाक। सामान गिरा दिया लंगड़े, जब ये काम तेरे बस का नहीं तो क्यों करता है। ठाक। उफ। उठ। उसकी उस टांग के साथ उसके परिवार का पेट जुड़ा हुआ है, जो तुझ जैसे घटिया और नीच इंसान को कभी दिखाई नहीं देगा। वो तेरा बोझ नहीं, अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए आज तक भी कुलीगिरी कर रहा है। जा, दफा हो जाए यहां से। आ! उठो बाबा। उठना ही तो चाहता हूँ बेटा, पर कमबख्त मौत भी तो नहीं आती। ना जाने कब तक एक टांग पर ढोना पड़ेगा इस जिंदगी को। कम से कम आज नहीं ढोना पड़ेगा बाबा। हाँ बाबा, तुम्हारी तरह मुझे भी आज काम की सख्त जरूरत है। बेटी बीमार है मेरी। अगर आज रात के लिए तुम मुझे अपना ये कुली का लाइसेंस और अपनी ये लाल वर्दी दे दो, तो मैं जितना कमाऊंगा उसका आधा तुम्हें तुम्हारी इन दोनों चीजों के किराए के रूप में दे दूंगा। हाँ कर दो बाबा, क्योंकि इन दोनों चीजों के बिना मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। और फिर, ए कुली,
आया साहब। गुड इवनिंग साहब। ये सब सामान ट्रेन में पहुंचाना है, पहुंचा देगा साहब? क्या तुम अकेले? अपने दूसरे साथियों को बुला लो भाई। ये तो कुछ भी, उसकी कोई जरूरत नहीं है साहब। ये तो कुछ भी नहीं, अपन सारी दुनिया का बोझ उठा सकता है। लेकिन हमें एक ही चक्कर में सारा सामान ट्रेन में ले जाना है। क्यों साहब, दूसरे चक्कर की जरूरत पड़ेगी क्या? तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। ये जिंदगी भी तो एक फिल्म है साहब, वही शुरुआत, वही मध्यांतर और वही अंत। लो बाबा, रेलवे स्टेशन में मेरी पहली कमाई में से तुम्हारा आधा हिस्सा। सुनो, गोली चाहिए? आया साहब। पर तुम्हारा सामान तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे तुमसे काम यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह पर है। वो तो ठीक है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों या ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट बीड़ी पीना कानूनन जुर्म है। ओह, मुझे सब विक्रम सेठ कहते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे काम की भरपूर मुंह मांगी कीमत दूंगा, पर काम होना चाहिए। मुंह मांगी कीमत? 2,41,900 रुपये भी दूंगा। एंथनी की वास्तविक जीवन में मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी, इसलिए वो पानी को देखकर आज भी डरता है। यह जानने के लिए पड़े कांव कांव। तो फिर वेट करो, मैं उस कुली को उसकी वर्दी और उसका लाइसेंस लौटा कर आता हूँ। जल्दी आओ, जल्दी ही। बाहर निकलो, मुझे तुमसे काम यहीं पर है। ओह, यहाँ तो समुद्र है, पानी। वाटर फोबिया से ग्रस्त एंथनी अथाह पानी को देखकर थरथरा गया और फौरन ही उस तरफ पीठ घुमाकर खड़ा हो गया। जल्दी काम बोलो विक्रम सेठ। काम मामूली सा है। तुम्हें इस मोटर बोट में रखी खिलौने की पेटियों को दूर नजर आते उस स्टीमर पर पहुंचाना है। बदले में वो भी तुम्हें ब्रीफ केस देंगे, जिसे लाकर तुम्हें मुझे देना है। बस तुम्हारा काम खत्म। समुद्र में ज्वार भाटा आने वाला है, मेरे ये दोनों आदमी समुद्र में जाने से डर रहे हैं। अगर ये सामान उस स्टीमर पर ना पहुंचाए तो मेरा काफी नुकसान होगा। एंथनी के जहन में सिरहन दौड़ने लगी। पानी को देखकर मुझ पर खौफ का एक अजीब सा दौरा पड़ जाता है, और इस काम के लिए मुझे हलहलाते समुद्र के पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। ज्वार भाटा आ गया तो पानी उछलकर बोट में भी आएगा। शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे उतने ही पैसे मिल रहे हैं जिसे जितने मुझे मारिया के ऑपरेशन के लिए और चाहिए। उफ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इस काम को ना कर पाया और दौरा पड़ गया तो शायद समुद्र में ही मेरी कब्र बन जाए। फिर यहाँ तो मेरा मददगार प्रिंस भी नहीं है, जो मुझे पानी से निकलने में मेरी मदद कर सकता है। लेकिन मैं करूंगा। मारिया की जिंदगी बचाने के लिए एंथनी हर तूफान का मुकाबला करेगा। मुझे एक रुमाल चाहिए। रुमाल? कुछ भी ना समझा विक्रम सेठ, पर उसने रुमाल एंथनी को दे दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें उस ब्रीफकेस से मतलब है ना, जो वो लोग अपने सामान के बदले में मुझे देंगे? तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे, पर आंखों पर पट्टी बांधकर तुम बोट कैसे चलाओगे? बेड़ा। बेड़ा गर्क! ये खुद भी डूबेगा और सारा माल भी डुबो देगा। उफ, किस पर भरोसा कर लिया मैंने। पर इसने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? कहीं वो समझ तो नहीं गया कि पेटियों में खिलौने के अंदर नशा भरा है, और हम ज्वार भाटा के नहीं बल्कि कोस्ट गार्ड्स के डर से माल लेकर स्टीमर पर नहीं जा रहे थे। मैं उसकी ताकत देखकर ही तो उसे लाया था। वो कोस्ट गार्ड्स का भी मुकाबला कर सकता है। विक्रम सेठ, वो तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, उसी स्टीमर की तरफ। वो स्टीमर पर पहुंच गया विक्रम सेठ। दूरबीन मुझे दो। गुड। वो ब्रीफकेस की डिलीवरी डिलीवरी ले रहा है। उसमें सोना भरा है, पर ये क्या? चारों तरफ से कोस्ट गार्ड से सायरन बजाते हुए स्टीमर तक पहुंच गए हैं। सायरन की आवाज़ें सुनकर चौंक एंथनी भी पड़ा था। पुलिस के सायरन की आवाज़ है? कोस्ट गार्ड्स का यहाँ क्या काम? कहीं मैं गलत लोगों के बीच तो नहीं फंस गया? खबरदार! तुम लोग नशे के सौदागर हो, हम ये बात जानते हैं। कोई भागने की कोशिश ना करे वरना भून कर रख देंगे। तुम लोग घिर चुके हो। ये लोग तो अब नहीं बचेंगे। लेकिन विक्रम सेठ पुलिस को देखकर भाग जाएगा, उसे रोकेगा। अरे, एंथनी! कार बचाओ विक्रम सेठ! मगर कार को बचाना विक्रम सेठ के लिए बहुत मुश्किल था। भाग! फिर कुख्यात स्मगलर विक्रम सेठ, डोंट मूव। पर वो कौन था? बोट में तो कोई नहीं है, वो कहाँ गया? बोट की भयानक टक्कर से बच कैसे गया? पट्टी बांधकर बोट चला रहा था। उफ! पुलिस अपराधियों को लेकर चली गई थी, लेकिन मेरी ये कोशिश विफल हो गई। ये कमाई भूल से हाथ भी लग जाती तो भी मैं इसे हाथ न लगाता। उफ! इस तरह तो मैं कभी भी इतनी बड़ी रकम का जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा। कैसे होगा इंतज़ाम, कैसे? एंथनी! इस वीराने में उसका नाम किसने पुकारा? त, तुम इंस्पेक्टर इतिहास? मुझे यहाँ प्रिंस लेकर आया है। उसकी निगाहों से तुम कहीं भी नहीं ओझल हो सकते। प्रिंस? मुझे माफ़ कर दे प्रिंस।
मैं अभी तक कुछ इंतज़ाम नहीं कर पाया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एंथनी। क्या मतलब? तुम्हारी मारिया का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। क्या सच? उफ। पर रुपयों का इंतज़ाम कैसे हुआ? तुम्हारे ही कारण। कुख्यात स्मगलर विक्रम सेठ की गिरफ्तारी मैंने ही की है। कोस्ट गार्ड के साथ स्टीमर पर छापा मारने वाले दल का नेतृत्व मैं ही कर रहा था एंथनी। जानते हो, विक्रम सेठ की गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का नाम था। ढाई ऑपरेशन के लिए जमा करवाने के बाद बचे 50,000 रुपयों का क्या करना, अब ये बताओ। ओह। इसे रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले अपाहिज व बूढ़े कुली रहीम को पहुंचा दो। चल आ प्रिंस। अब दिन का उजाला फैलेगा तो वो मुझे डराएगा नहीं। प्रिंस की करकशाहट में भी प्रसन्नता थी, अपार प्रसन्नता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बेरहम में। तब तक के लिए धन्यवाद।